हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये एक लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है अपना की रेशियोज वगैरह, जो कि अच्छे से मैंने उसमें डिटेल बताया था कि की रेशियोज वगैरह क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पढ़ाया जाता है किसी भी कंपनी का। आज हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, देन लाइव चल के देखते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या चीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बैकबोन ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के बैकबोन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटली कैसी कंपनी है, उसके पीछे हम लोग को उसकी फाइनेंस देखना पड़ेगा। कंपनी के अंदर पैसा कितना है, पूरा गेम पैसे के ऊपर है यहाँ पे। अगर कंपनी पैसा अच्छा है तो कंपनी अच्छी है कैसी है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दे हेल्प अंडरस्टैंड अ कंपनी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ और रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस देखने में कंपनी हेल्प करती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये बनता है। पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, मैं जो कॉमर्स का हूँ बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम पी बोलते हैं, देन फिर बैलेंस शीट बनती है। ये तीन चीज़ें बनती है। ठीक है, इसके अंदर तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की क्या शो करता है कि कंपनी के पास रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कितने हैं, वेदर द बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेन चीज़ क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली यानी कि एक क्वार्टर में वन फोर्थ होता है। ठीक है, चार क्वार्टर होते हैं तो 4 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, जैसे कि अपना अप्रैल से जून, सॉरी 12 3 तीन क्वार्टर का 4 महीने का, चार क्वार्टर होते हैं 3 महीने के। ठीक है, तो जून 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक एक क्वार्टर हुआ। ठीक है, फिर 31 जुलाई से लेके सितंबर तक एक क्वार्टर हुआ। तो टोटल चार क्वार्टर होता है साल में, और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, देर आर चार क्वार्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। अब हम चलते हैं आगे। कंपनी जो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए, कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंसेस देखने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमको चेक करता है वेदर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट, एक पीरियड के बाद प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। की कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेन कंपोनेंट्स क्या है और उसके मीनिंग समझते हैं। रेवेन्यू यानी कि सेल्स, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। कंपनी में रेवेन्यू कितना है यानी कि सेल्स। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, कितना इनकम हो रहा है ऑपरेशन से, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू या सेल्स। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉग्स, कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस, कितना खर्चा हो रहा है वो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू में से 100 रुपये में से मान लो हमारा 30 रुपये लागत आ रही, तो 70 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसको बोलते हैं रेवेन्यू में से कॉस्ट मैनेज कर लिया। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। किसी भी धंधे के अंदर अगर सिंपल सा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मैंने इतने का माल खरीदा, इतने में बेचा, बीच का जो मार्जिन हो मेरा। लेकिन उस बीच के मार्जिन के अंदर भी अपने खर्चे हैं, तो मिसलिनियस खर्चे हैं, स्टाफ है, सैलरीज है, रेंट है, ठीक है, डिप्रिशिएशन है, जो भी है। अगर ब्याज पे पैसा है तो इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ें। लेकिन ये मोटा मोटा ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू में से सेल्स माइनस कर दो, सॉरी रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, अपने पास नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट नहीं बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में थे जो नॉर्मल खर्चे हैं, मतलब उसको देने देने, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडमिन कॉस्ट हो गया। एडमिन कॉस्ट मतलब कि ओनर के कुछ खर्चे वर्चे हो गए, वो सब एडमिन कॉस्ट में लिए जाते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट वाला काम हो गया, एडमिन कॉस्ट वगैरह निकल के EBITDA क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब अर्निंग के वो अर्निंग, एक ये टर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी शीट में देखेंगे। ठीक, अर्निंग जो होता है बिफोर इंटरेस्ट से पहले, टैक्स देने से पहले, डिप्रिसिएशन से पहले और अमोर्टाइजेशन के अंदर, उससे पहले जो चीज़ें हो जाती है उसको हम EBITDA बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंसिडर हम जब नहीं करते हैं तब। अब हम लोग चलते हैं नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो हमारे जेब में आता है। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्स। EPS, अर्निंग पर शेयर कितना है, डिवाइडेड, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट फिर नंबर ऑफ शेयर। नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, फिर आपको अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा अर्निंग पर शेयर हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फिर से एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि थोड़ा सा अगर रिवाइज हो जाएगा। अगर हम बात करें कंपनी है,
इफ अ कंपनी एंड 100 करोड़ रुपए, एक्सपेंस 80 करोड़ है तो नेट प्रॉफिट उसके 20 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ हम लोग के कंपनी अर्न कर रही है, सारे खर्चे अर्चे हटाने के 80 करोड़ खर्चे निकल जाए, नेट करोड़ नेट कितना आ रहा है, 20 करोड़ रुपये ये अपनी जेब में आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत लॉजिक से बात है। अगर आप बिजनेस करते हैं नहीं करते, बहुत सिंपल समझना है। तो जितना भी माल बिका और जितने भी आपकी लागत आगत आई, खर्चे अर्चे निकलने के बाद जो पैसा बचा वो आपका बिजनेस है। अब आता है बैलेंस शीट। व्हाट इज शोज स्नैपशॉट ऑफ कंपनी की, कंपनी के पास एसेट कितना है, लाइबिलिटीज कितना है, इक्विटी कितना है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना तो उसकी बैलेंस शीट एक बार चेक कर लो। बैलेंस शीट देख लोगे तो मालूम पड़ जाएगा कंपनी हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, ये ऑल्सो हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी के अंदर। सपोज कंपनी को अगर दिवालिया घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंस होगी, तो वो भी हेल्प करता है बैलेंस शीट देखने के लिए कि भाई कंपनी में लाइबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है। कंपनी कोई किसी को भी कंपनी खरीदनी है, किसी की भी, तो एसेट और लाइबिलिटी को चेक करेगा कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अब की कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, की कंपोनेंट है एसेट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, मैंने पहले डिस्कस किया था। व्हाट कंपनी ओन्स, जो कंपनी ओन करती है, कैश, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री। ठीक है, मशीन, अगर खुद की लैंड है तो लैंड, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट के अंदर आते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी यानी कि व्हाट अ कंपनी ओज, मतलब किसी को देना है, कंपनी को ये पैसा बाहर जाना है कंपनी से, तो ये हो गया लाइबिलिटी, समझो लायबल है किसी चीज़ के लिए। अब व्हाट इज शेयर होल्डर इक्विटी, ओनर का स्टेक इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो शेयर होल्डर इक्विटी आ जाती है। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी मतलब कि कैसे निकाल सकते हैं, एसेट 100 रुपये के हो गए, इक्विटी 80 रुपये के हो गए, तो शेयर होल्डर इक्विटी कितने की होगी, 20 की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे, बैलेंस शीट और इक्वेशन समझते हैं जरा। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। एसेट क्या है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी का। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 500 करोड़ है, एसेट 300 करोड़ है, इन लाइबिलिटीज 500 करोड़ की एसेट है और 300 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो टोटल इक्विटी इसकी कितनी होगी, 200 करोड़। क्या किया इसने, 500 करोड़ में से 300 करोड़ माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, इक्विटी आ गई 200 करोड़, जो ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो बनाना जरूरी है। व्हाट इज योर कैश फ्लो, एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितना कंपनी में कैश आ रहा है, कितने कंपनी का कैश बाहर जा रहा है, वो मेंटेन करने के लिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं। ठीक है, ये पीएनएल की तरफ ही होता है, लाइक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह ही होता है, जिसके अंदर कैश मूवमेंट के ऊपर मेन चीज़ फोकस होता है, ना कि अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर। इस कैश फ्लो का मतलब ही केवल कैश है, बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, ये पूरा का पूरा चीज़ उसी के ऊपर बेस है। अब हम लोग चलते हैं की कंपोनेंट्स के ऊपर। व्हाट इज दिस की कंपोनेंट्स। ठीक है, की कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग आते हैं, की कंपोनेंट्स हम देखते हैं सेक्शन वाइज, कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और व्हाट इट कवर्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कितना जनरेट हो रहा है, कैश फ्रॉम कोर बिजनेस यानी कि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो सेल्स में से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो कितना ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी कैश है उसको इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना रहा है, लाइक कैश यूज फॉर बाइंग एसेट इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है कैश, तो उसके अंदर क्या चीज़ें कवर होंगी, एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड हो गया, कुछ भी हो गया जो कंपनी के लिए पैसा कमा के वो पीरियड ऑफ टाइम देगा, वो उसका एसेट होगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर लोन, शेयर्स इशूड, डिविडेंड डिविडेंड पेड, ये सब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आएगा। लोन अगर है टेकन है तो फाइनेंस के अंदर आता है, इंटरेस्ट देना है, शेयर इशू है, डिविडेंड अगर देना है तो डिविडेंड पेड, ये सब एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। एग्जाम्पल, इफ अ नेट कैश ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इज 50 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है। ठीक है, सपोज ऑपरेशन से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 करोड़ का, एंड इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का, तो कंपनी जनरेटिंग हेल्दी ऑपरेशन कैश फ्लो, ऑपरेटिंग वे में इसका कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो इस केस के अंदर अगर कंपनी के ऑपरेशन 50 करोड़ के आसपास में है एंड इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ के हैं, जिसके अंदर कंपनी जनरेटिंग हेल्दी ऑपरेशन कैश फ्लो। ओके, अब तीनों को एनालाइज कर लेते हैं एक बार। पीएनएल प्लस कैश फ्लो प्रॉफिट देखने के लिए कि रियल है या जस्ट ऑन पेपर है। बैलेंस शीट ऑफ पीएनएल, कंपनी प्रॉफिटेबल है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं। कैश फ्लो प्लस डेट, डेट जरूर चेक करते हैं कंपनी के पास लोन कितना है, क्या इजीली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो देखना पड़ता है। फाइनल चेकलिस्ट अगर हम यहाँ पे जाके देखें एक बार, तो कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ देखना जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर देख रहे हो तो क्या कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, राइजिंग नेट प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर हो रहा है,
कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम है, पॉजिटिव कैश फ्लो है ऑपरेशन से, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, स्ट्रॉन्ग एसेट बेस है, इनकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। आपको एक वेबसाइट है यहाँ पे, नोट कर देता हूँ मैं, आपको जाना है, ठीक है। स्क्रीनर डॉट कॉम हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेबसाइट में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप टिकर टेप देख सकते हो, फिनोलॉजी देख सकते हो। फिनोलॉजी एक है, लेकिन मैं टिकर टेप, टिकर टेप एक अच्छा है, फिनोलॉजी, बट टिकर टेप करके एक और है फिनोलॉजी, टिकर टेप, टिकर टेक समथिंग कुछ है। मैं एक बार उसको चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं स्क्रीनर पे आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। नया विंडो में चलते हैं, ठीक है। हम स्क्रीनर पे आ गए, आगे हम लोग स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी का एग्जांपल हम रिलायंस ही चेक कर लेते हैं। मैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा निकाल लेता हूँ। आगे हम लोग, अब हम लोग समझते हैं कि रिलायंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अर्निंग पर शेयर जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, वो देखो यहाँ पे सब आ गया, ठीक है। यहाँ पे सब आ चुका है। अब मार्केट कैप कैसे निकालना, हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। कि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि करंट प्राइस क्या है, सपोज करंट प्राइस 1500 और नंबर ऑफ शेयर कितने 1000 है, तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 15 लाख, ठीक है। ये हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। एंड हल्का सा चलते हैं, एक सेकंड जरा लैग हो रहा है।